नमस्कार दोस्तों, इंडियन इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के कल रिजल्ट आ गए और एक चीज़ तो इन पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट को देख करके क्लियर हो गई कि अगर इसमें बात करें हम क्लियर मेजॉरिटी की, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 240 सीटें हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पीछे खुली हुई है, अभी मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा दूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 240 सीटें हैं उनके पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। और इंडिया अलायंस जिसमें सारी पार्टियों, प्रमुख पार्टियों की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी, सबने मिल करके जोड़ तोड़ लगा करके चुनाव लड़ा, उनके पास भी अभी तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ पाई है। वो 231 सीट ही जीत पाए हैं इसमें। तो अब जब क्लियर मेजॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया की सरकार बनाने के लिए जब क्लियर मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन या जोड़ तोड़ चलने लगती है। तो आपको वो राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम बेसिकली दो पार्टीज की बात करने वाले हैं, दो नेताओं की अगर मोर स्पेसिफिकली मैं कहूं तो बात करने वाले हैं। एक होंगे नीतीश कुमार और दूसरे होंगे चंद्रबाबू नायडू। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल इतिहास देखेंगे कि कहां से वो आते हैं, आइडियोलॉजी क्या है उनके पार्टी की और किसको ज़्यादा वो क्या उनकी बार्गेनिंग पावर। बिकॉज सी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी में नहीं बन पाई है, जो कि पिछले दो बार में अलग कहानी थी। 2014 में क्लियर मेजॉरिटी थी बीजेपी के पास, तो 2019 में भी क्लियर मेजॉरिटी थी बीजेपी के पास। तो बार्गेनिंग पावर किसी भी छोटी पार्टी की उतनी नहीं थी कि वो मंत्री पद या प्रधानमंत्री पद को मांग सके। नीतीश कुमार ने खुद को हमेशा से एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट माना है, तो अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है। सेम गोज विथ चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के जो हेड हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ है। वो भी एक खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हैं, हमेशा से बड़े नेता बन करके रहे हैं आंध्र प्रदेश के, तो उनकी भी बार्गेनिंग पावर नॉर्मल सी बात है काफ़ी बढ़ गई है। तो उनका समीकरण समझना पड़ेगा, डिमांड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर एनडीए की सरकार फॉर्म होनी है। हालांकि बीजेपी हेडक्वार्टर से ये खबर तो आ चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 8 जून को वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है कि आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। जब तक आप मेजॉरिटी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आप कैसे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए एनडीए अलायंस का इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस ने एक घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा ये की है कि हम भी सरकार बना रहे हैं, हमारे पास भी क्लियर मेजॉरिटी है। एनडीए अलायंस की कई सारी पार्टीज जो हैं वो अब हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि कल शाम को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू जी से। वो भी काफ़ी परेशान थे, तो वो बिल्कुल भी एनडीए सरकार के साथ, एनडीए अलायंस के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे साथ जाएंगे। तो जब उनके ऐसे बयान बड़े नेताओं के आ रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन पार्टीज का समीकरण जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो अभी 543 सीट पर लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें अगर हम रिजल्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट क्लियर जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट है, एकमात्र पार्टी, वो 240 सीटों के साथ खड़ी है। और 240 सीट और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की आप बात करोगे तो उन्होंने 99 सीटें गेन की हैं। ये फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ से आपको डायरेक्टली मैं ये सारी डेटा दिखा रहा हूँ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट है और उसके बाद आपके पास तृणमूल कांग्रेस के पास 29 सीट है। उसके बाद डीएमके जो कि उदयनिधि स्टैलिन की पार्टी है, उसके पास 22 सीट है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है डीएमके का, और डीएमके की भी इंडिया अलायंस के अंदर में ये चुनाव मिलकर के लड़ रहे हैं, वहाँ पर बार्गेनिंग पावर निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा होगी। अब आती है टीडीपी की बात, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, 16 सीट हैं इनके पास। और उसके बाद जेडीयू आ जाती है जिनके पास 12 सीटें हैं। तो 16 और 12 ये दोनों मिला करके होता है टोटल 28 सीट, और ये 28 सीट डिसाइड करेंगी। सिर्फ ये 28 सीट नहीं, इसके साथ एक और थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए, तो ये जो शिवसेना मतलब कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, उद्धव ठाकरे यानी कि जो कि बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के, तो ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो है उसके पास 9 सीटें हैं। तो 28 और 9 ये भी आप जोड़ करके मानिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी आप इतिहास जो है वो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी इधर उधर जो है वो पलट सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं। जैसे शरद पवार के जो नेफ्यू थे अजीत पवार, उन्होंने एकदम से अचानक से, वो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे थे शरद पवार, एकदम से उन्होंने तोड़ करके बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। हालांकि इस इलेक्शंस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इन सारी पार्टीज़ की जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 पार्टीज़ को मिला करके आपको देखना पड़ेगा। एक उसमें से टीडीपी है जिसके पास 16 सीटें हैं, एक उनमें से जेडीयू जिसके पास 12 सीटें हैं, और उसके बाद शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी बन करके सामने आई है, उसके पास 9 सीटें हैं इस चुनाव में। तो अब इन तीनों का अगर आप समीकरण को समझेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि सरकार एक्चुअल में
कौन बना रहा है। तो अब अगर हम बात करें जेडीयू और टीडीपी की, तो इन दोनों पार्टीज में से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके अगर आप देखोगे तो ये कंफर्म आप नहीं कह सकते हो कि एनडीए अलायंस के साथ इंटैक्ट रहेंगे। बिकॉज सी देखो, चंद्रबाबू नायडू तो बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक पॉलिटिक्स है, आंध्र प्रदेश स्पेसिफिक पॉलिटिक्स है जिस पर वो काफ़ी फोकस करते हैं और इसी बार असेंबली इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनकी बात अगर आप छोड़ दो, लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत की रोल है। लेकिन नीतीश कुमार अकेले भी अगर इंडिया अलायंस में चले जाते हैं तो वो कुछ बहुत हानि नहीं पहुंचा पाएंगे इंडिया अलायंस को। तो अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंटली नीतीश कुमार को इनको भी साथ लेकर के वहां इंडिया अलायंस में जाना पड़ेगा, तभी इनकी वोट्स की वैल्यू होगी, तभी ये मिल करके 28 वोट होंगे। और शिवसेना का भी वहां पर इंटैक्ट रहना इंडिया अलायंस में वो बहुत जरूरी है। हालांकि जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखा गया, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि शिवसेना की जो मुखिया है, जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, उन्होंने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि शिवसेना जो है वो साल 2019 में उन्होंने असल में उनके साथ गेम हुआ था एक्चुअल में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। क्योंकि देखो, साल 2014 और 19 दोनों में क्या हुआ था कि बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी हो गई थी, तो उनको किसी भी सहयोगी दल की उतनी ज़रूरत नहीं थी, उतनी आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए किसी भी सहयोगी दल को उन्होंने बार्गेनिंग नहीं करने दिया। जब मैं बार्गेनिंग बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर दल चाहता है कि मंत्री या की रोल, जो मंत्री परिषद में इंपॉर्टेंट रोल हैं, वो उनके पार्टी के लोगों को या उनके पार्टी के इंपॉर्टेंट लोगों को मिले या खुद को उनको एक इंपॉर्टेंट रोल दिया जाए। तो हमेशा जो बार्गेनिंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर में, वो सीट्स के बेसिस पर होती है कि आप कितने सीट लेकर के आप कितना इंपॉर्टेंट हो सरकार बनाने के लिए। तो जब कंफर्टेबली बीजेपी की सरकार 14-19 में बन रही थी तो एनडीए अलायंस में उनको बहुत ज़रूरत नहीं थी कि ये छोटी पार्टीज का वो ध्यान रखें। और उसी टाइम पर साल 2019 के अंदर में आपको पता है कि शिवसेना जो है वो अलग हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कि उनको की रोल्स मिनिस्ट्री में नहीं मिले, उनके लोगों को की रोल्स नहीं मिले उसकी वजह से। और यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार के साथ में बात करते हुए। शरद पवार इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड गार्ड ऑफ द पॉलिटिक्स और काफ़ी पुराने नेता हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी हुआ करते थे। सोनिया गांधी से निराश होकर के कांग्रेस उन्होंने छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली थी, एनसीपी। लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि उद्धव ठाकरे जो है वो इनके साथ मिल करके, और इन दोनों ने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया सिर्फ और सिर्फ किसको हराने के लिए? बीजेपी को हराने के लिए। और बीजेपी को हराने के लिए जो ये सारी पार्टी सामने आई हैं, जो एकजुट होकर के लड़ी हैं चुनाव इंडिया अलायंस, उनको भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाया है। तो अब इन लोगों का क्या एम होगा? इन लोगों का एम हमेशा से यही है, देखो ये सब अपने आप में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट समझते हैं खुद को। चाहे आप शरद पवार की बात करिए, चाहे आप उद्धव ठाकरे की बात करिए, चाहे आप राहुल गांधी की बात करिए, या आप अखिलेश यादव की बात करिए, हमेशा आप देखिए इनकी पिच में अगर आपको देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जो है वो साबित करना चाहते हैं, या ये क्लियर कट ये बोलना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। राहुल गांधी जी या आप अखिलेश यादव जी का आप कोई भी पुराना आप इंटरव्यू उठा करके सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे का इंडिया अलायंस में इंटैक्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया अलायंस में इनका इंटैक्ट रहना बहुत डाइसी भी है, क्योंकि अगर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जानी जाती है पार्टियां तोड़ने के लिए, तो अगर उद्धव ठाकरे को अच्छा कुछ रोल मिल जाता है, मे बी इट कैन बी द चीफ मिनिस्टर रोल ऑल्सो, अगर वो मिल जाता है तो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी विद इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस को पहले तो उद्धव ठाकरे को संभाल करके रखना पड़ेगा अगर सरकार बनानी है तो। दूसरी चीज़, एनडीए को अगर सरकार बनानी है तो दो एनडीए अलायंस की सबसे मेजर पार्टी, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार की पार्टी को इंटैक्ट रखना होगा। अब चंद्रबाबू नायडू का अगर आप इतिहास देखोगे तो एक्चुअल में ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं, और जितने भी ये नेता हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की आप बात करो, चाहे आप बात करिए लालू प्रसाद यादव की, चाहे आप बात करिएगा नीतीश कुमार की, ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता हैं। और जेपी आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है, खास तौर से तो जो बिहार के नेता आते हैं, चाहे आप रामविलास पासवान की बात करिए, चाहे आप नीतीश कुमार की बात करिए, सुशील मोदी की बात करिए, ये नीतीश कुमार की बात करिए, ये सब जो है, चाहे पप्पू यादव की बात करिए, जितने बिहार के बड़े पॉलिटिशियंस आप देखते हो, ये सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं। और जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, उसमें इन लोगों की बड़ी भूमिका रही थी। उसमें इन लोगों ने बहुत उनको हेल्प मिली थी, राजनीतिक ग्राउंड मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था इन सारे नेताओं को। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले नेताओं की सबसे खास बात क्या है, ये आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं, बातचीत में रहते हैं, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो गेम कभी भी इधर से उधर पलट सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो एनडीए को सरकार बनानी तो चंद्रबाबू नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं। उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो बन जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद लेट 90s में एनटी रामाराव जो कि बड़े एक्टर हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के, वो अपनी पार्टी बनाते हैं तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू के वो फादर इन लॉ थे। तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस छोड़ दी और लेट 90s की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो तेलुगु देशम पार्टी में की। 1995 में चीफ मिनिस्टर बन गए और उसके बाद 3 टर्म तक लगातार चीफ मिनिस्टर रहे। तो उनका कद ऑब्वियसली तेलुगु देशम पार्टी में बहुत बड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा कद हो गया। हर स्टेट ये चाहता है कि कहीं ना कहीं मिनिस्टेरियल पोजीशन पर, सेंट्रल मिनिस्टेरियल की रोल्स पे, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे स्टेट के सबसे बड़े नेता को मिले, या पॉसिबली अगर प्रधानमंत्री पद भी हमारे स्टेट के सबसे बड़े नेता को मिलता है तो ये गर्व की बात होती है किसी भी स्टेट के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड, वो पूरे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता हैं, तो वहां पर उनकी जो एम्बिशंस हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी होंगी। तो बार्गेनिंग वो उस हिसाब से करने वाले हैं। तेलुगु देशम पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद ये एनडीए अलायंस की जो पहली सरकार बनी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी को जो बाहर से सपोर्ट देने वाले नेता थे वो एक्चुअली में चंद्रबाबू नायडू थे। और चंद्रबाबू नायडू की जो डायनेमिक्स है वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, वो शुरू से मैच नहीं करती। वो नई वाली जो कांग्रेस आई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अध्यक्षता संभाली है उसके साथ बिल्कुल भी इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। इसीलिए हमेशा से जब भी एनडीए की सरकार बनी है तो बाहर से तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए को सपोर्ट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 2 बार सपोर्ट किया है एनडीए ने, टीडीपी ने, मतलब तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए को हमेशा सपोर्ट किया हुआ है और लगातार सपोर्ट जो है तो साल 2018 तक करते आए थे। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक ये रही कि 2014 और 2019 में जब उनकी क्लियर मेजॉरिटी आई तो वो थोड़ा सा उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि इन पार्टीज़ की ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो उस टाइम पर उन्होंने एनडीए अलायंस की बहुत ज़रूरत नहीं समझी और उनको ये लगता था कि बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी तो बना ही लेगी एनीवे, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन छोटी पार्टीज़ की। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, इनकी डिमांड्स पर भी ध्यान नहीं दिया। और उसी लिए साल 2018 में जब सरकार चल ही रही थी तो टीडीपी की रार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। खास तौर से जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो गुट है पूरा, जिसको एक गुजरात लॉबी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, गुजरात लॉबी से इनका इश्यूज हो जाते हैं। उनका डिमांड आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का था। उस स्पेशल स्टेटस की डिमांड को आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को का स्टेटस को लेकर के काफ़ी इश्यूज हुए थे उस टाइम पर 2018 में। तो ये स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहे थे आंध्र प्रदेश के लिए, वो स्पेशल स्टेटस इनको नहीं मिलता है और उसी के बाद ये एनडीए अलायंस से अलग हो जाते हैं साल 2018 में। और उसके बाद फिर क्या होता है, असेंबली इलेक्शंस भी हार जाते हैं। जगन्नाथ रेड्डी जो हैं वो वहाँ पर बड़े नेता बन करके आते हैं, पार्टी अपनी चलाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी साल 2024 में फरवरी के अंदर में फिर से इन्होंने एनडीए अलायंस को ज्वाइन कर लिया। एनडीए अलायंस को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो तेलुगु देशम पार्टी है उसका जो अपोजिशन जिस पार्टी से था वो थी जगन्नाथ रेड्डी की पार्टी। और जगन्नाथ रेड्डी का एक बहुत बड़ा इमेज है वहाँ के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और काफ़ी क्रिमिनल केसेस भी उनके ऊपर हैं। तो क्रिमिनल केसेस होने की वजह से काफ़ी नेगेटिव इमेज है और इनको चुनाव लड़ने के लिए सेंटर का सपोर्ट चाहिए था कहीं ना कहीं। तो इसलिए इन्होंने एनडीए का साथ पकड़ लिया फरवरी में इसी साल में। और इनके साथ ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ नीतीश कुमार भी आए थे। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये चंद्रबाबू नायडू एनडीए को सपोर्ट करते हैं। असेंबली इलेक्शंस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने और वहाँ पर तो सरकार बना ही रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहीं ना कहीं वो 16 सीटें जो जीती हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी एनडीए की गवर्नमेंट पर। तो अगर आप इनकी पूरी पॉलिटिक्स, राजनीतिक इतिहास आप देखोगे तो कांग्रेस के साथ तो इनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की जो ये गुजरात लॉबी है कहीं ना कहीं ये उससे भी खफा है और इनको जो है की रोल देना पड़ेगा मिनिस्ट्री में, या इनके जो लोग होंगे उनको मिनिस्ट्री में की रोल देना पड़ेगा। ऑब्वियसली शायद ये चीफ मिनिस्टर पोजीशन के लिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो अपने लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर मिनिस्ट्री में की रोल दिलवाना चाहेंगे, वो इनकी डिमांड्स होगी। लेकिन अगर आप इस पूरे पार्टी की ओवरऑल ओवरव्यू देखो टीडीपी की, तो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए अलायंस के साथ देने वाली है 100%। ये लास्ट मोमेंट जो फ्लिप है अगर वो हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देख करके मेरे हिसाब से ये लोग एनडीए अलायंस के साथ जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो एक्चुअल में नीतीश कुमार की सोचने वाली बात है, बिहार की। अब बिहार की पॉलिटिक्स लार्जली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है, लेकिन नीतीश कुमार का आप अगर राजनीतिक इतिहास देखोगे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं, जेपी आंदोलन के टाइम के नेता हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए ही इज़ अ वेरी की प्लेयर
इन बिहार पॉलिटिक्स। और की प्लेयर बिहार की पॉलिटिक्स से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनको हर बार मेजॉरिटी मिलती है, बल्कि इसलिए इनको की प्लेयर कह रहा हूँ कि इनके कॉन्टैक्ट सारे नेताओं से हैं एंड इज़ अ वेरी गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ लालू प्रसाद यादव ऑल्सो। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ही वॉज अ वेरी गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ रामविलास पासवान ऑल्सो। ही वॉज अ वेरी गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ मेनी ऑफ द लीडर्स ऑफ बिहार। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है पूरी बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। अगर मेजॉरिटी ना होने के बावजूद आपको किसी स्टेट का सीएम बनना है तो शायद आपको नीतीश कुमार जी से ट्यूशन ले लेना चाहिए। इतना इनके पास राजनीतिक समझ है, समीकरण को इतने अच्छे से समझते हैं कि अपनी सीएम की कुर्सी को वो हमेशा इंटैक्ट रखते हैं और इसीलिए ये बार बार अपने अलायंसेस को बदलते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये पर्पजली यहाँ पर लगाया। इनको पलटू राम भी कहा जाता है बिहार के अंदर में। और पिछले अगर आप 11 साल का इनका इतिहास देखोगे तो उसमें 4 बार ये पार्टी बदल चुके हैं और हर बार इधर से उधर वो एकदम एंड मोमेंट पर कर जाते हैं और पूरी सरकार गिरा देते हैं। तो सीएम तो ये बने रहते हैं लेकिन डिप्टी सीएम हमेशा चेंज होता है। जैसे अभी कुछ महीनों कुछ सालों पहले डिप्टी सीएम बेचारे तेजस्वी यादव थे, इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। अब सम्राट चौधरी की मतलब हालत ख़राब है इस बात पे कि पता नहीं मैं अगले महीने तक डिप्टी सीएम रहूँ ना रहूँ, सरकार कहीं ना गिर जाए, कहीं ये फिर से इंडिया अलायंस की तरफ ना चले जाएं। तो इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार इज़ दैट पर्सन हु हैज सीन हिमसेल्फ ऑलवेज बिकमिंग द पीएम ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह से, उस टाइम पर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अपने बेस्ट में थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ साल 2011-12 की। उस टाइम पे ये अपने राजनीतिक सफ़र के सबसे बेस्ट पड़ाव पर थे और माना यह जा रहा था कि पीएम का फेस नीतीश कुमार बिहार से बिल्कुल उसको सक्सेसफुल है पीएम बनने के लिए, सक्सेसफुल चेहरा है ये बिल्कुल नीतीश कुमार का। लेकिन तब तक गुजरात मॉडल की पूरी पॉलिटिक्स होती है, नरेंद्र मोदी निकल करके बाहर आते हैं और गुजरात मॉडल को बिल्कुल सेल किया जाता है पर्सन को और साल 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही भारतीय जनता पार्टी की 2014 में, क्योंकि जिन मुद्दों को वो लेकर के आए थे उनको बहुत हद तक उन्होंने पूरा भी किया। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे गिरने लगी और उसी के बाद आप देखोगे कि इन्होंने अपना फ्लिप फ्लॉप शुरू कर दिया। अब देखो हुआ क्या था ना कि साल 2013 के अंदर में इन्होंने पहली बार हाथ मिलाया था आरएलडी, मतलब कि अपने जो इनकी अगेंस्ट पार्टी है आरजेडी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनके साथ में उनसे हाथ मिलाने का इनका कारण ये था कि उस टाइम पर कहीं ना कहीं बिहार का जो समीकरण था उसको समझते हुए इनको ऐसा लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं बन पाएगी। लेकिन साल 2014 में फिर से सरकार बन जाती है और जैसे 2014 में सरकार बनती है फिर 2015 में पलट जाते हैं और एनडीए अलायंस के साथ चले जाते हैं। फिर एनडीए अलायंस के साथ ये चुनाव लड़ते हैं। फिर 2019 के चुनाव से पहले फिर से इनको समझ में आता है कि शायद इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। फिर ये 17 में फिर से टर्न हो जाते हैं आरजेडी के साथ और वो जो पूरा गठबंधन बना था उसमें फिर से चुनाव लड़ते हैं। फिर से ये सीएम बने रहते हैं लेकिन फिर इनको समझ में आता है कि 2019 में फिर से वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2019 में चुनाव जब जीत जाते हैं तो इन्होंने फिर से एनडीए अलायंस को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद फिर इनको लगता है कि नहीं, अब एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित रूप से काम करेगी। तो 2022 के जो चुनाव थे उसमें ये महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर आपको पता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही थी। तो ये भी ज्वाइन हो जाते हैं उसमें, मिल करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो चुनाव ये लोग नहीं जीत पाते हैं और फिर से 19 में सरकार बनी जाती है, 22 में फिर से सरकार आ जाती है। तो उसके बाद इनको समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं हमें मिला जुला करके एनडीए का साथ देना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट पर 24 के चुनाव से पहले ये एनडीए अलायंस में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, एक करेक्शन मैं यहां पर करना चाहूंगा। 2022 में जब इन्होंने पलटी मारी थी तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी बिहार में और वहां पर ये तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे। तेजस्वी यादव वहां पर डिप्टी सीएम बने थे और उसके बाद फिर से ये जब एनडीए अलायंस में अभी 24 के पहले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन से पहले ये जब एनडीए अलायंस में चले गए तो फिर से वहां पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से हटना पड़ा, सरकार गिर गई। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया और फिर से ये सीएम बने रहे। 24 में लास्ट मोमेंट पर जब ये एनडीए अलायंस में आ गए हैं, अब इन्होंने 12 सीटें जीत ली हैं वहाँ पर और तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटें जोड़ दें तो ये हो गई हैं 28 सीटें। और उद्धव ठाकरे की भी अगर आप इसमें 9 सीटें जोड़ दो, कहीं ना कहीं वो भी एक, देखो उद्धव ठाकरे का नाम मैं बार बार क्यों जोड़ रहा हूँ, बिकॉज दीज पीपल विल श्योरली गो फॉर
पीएम पोस्ट, क्योंकि इन्होंने ना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये चीज़ कंफर्म कर दी। चाहे वो आप ममता बनर्जी की बात करो, अभी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, वो कहते कि ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि पीएम कौन बनेगा, ये तो बैठ करके चर्चा होगी इस पर पीएम किसको बनना चाहिए। अब वो चर्चा कितनी चर्चा होगी आप समझ सकते हो। तो इंडिया अलायंस का यहाँ पर सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एनडीए अलायंस अगर इंटैक्ट रख लेती है नीतीश कुमार को की रोल्स देख करके और तेलुगु देशम पार्टी को, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म अपना ज़रूर से करेंगे और वो फॉर श्योर उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अगर इंडिया अलायंस को सरकार में आना है तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति तो रखनी पड़ेगी उनको, लेकिन वहाँ पर अखिलेश यादव ने डिमांड कर दिया है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने क्लियर कर दिया है कि पीएम कौन बनेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, मीटिंग में क्लियर होगा। राहुल गांधी की तो ऑब्वियसली मेहनत की है उन्होंने, तो पीएम उनको बनना है और राहुल गांधी को एज अ पीएम प्रोजेक्ट भी किया है। कहीं ना कहीं जो मीडिया एजेंसीज काम करती हैं इसके पार्टीज के पीछे, उन्होंने राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट तो किया है। आप वीडियो के कमेंट्स को देखो, आप ट्विटर पर देखो, तो राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट उन्होंने पोस्टर में रखा है कहीं ना कहीं। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर इंडिया अलायंस के बीच में होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पिच तो उन्होंने भी किया है कि मेजॉरिटी है उनके पास। अब नीतीश कुमार के ऊपर सारा गेम डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये अकेले जाते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये अगर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके 2-4 लोगों को तोड़ करके लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के रिजल्ट में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। और सिर्फ अनअकैडमी ही एक ऐसा टीम है जिसने आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। अब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज इसमें पढ़ाएंगी। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करिए। सिंपली जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस बैच को परचेज कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक डाल दी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।